Hello students, in OCM chapter number 5 staffing, we will continue with the sources of recruitment. We were seeing the sources of external recruitment. उसमें fourth point है through trade unions. Trade unions make a list of employees of an organization. Sometimes when there is less work or due to any other reason workers are retrenched, means उनको बाहर निकाल दिया जाता है due to increase in workload. Whenever the need arises for more employees, such retrenched workers can be recruited with the help of trade unions. This often happens in textile industries, mining industries etc. तो जितने भी एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में काम करते हैं उन सब का लिस्ट बना हुआ होता है ट्रेड यूनियंस के पास, ठीक है। और जब कभी काम का लोड कम होता है, काम नहीं होता या फिर कंपनी लॉस कर रही है तो कुछ एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो जब काम ज़्यादा होता है या वर्कर्स की ज़रूरत होती है कंपनी में, तब जो एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला था उनको वापस से बुलाया जाता है अगर उनके आने की मर्ज़ी हो तो। ये जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स. In this system, a contract is made between the business enterprise and the contractor for the supply of workers. इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स बेचते हैं, वो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं होते, हम उनको पे नहीं देते, ठीक है। कोई और पर्टिकुलर पार्टी होती है वो उनको पे देती है, हम वो वर्कर्स को कुछ समय के लिए अपने कंपनी में काम करने के लिए बुलाते हैं. द कॉन्ट्रैक्टर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग वर्कर्स, दैट इज़ लेबरर्स. The contractor is in constant contact with various types of laborers. As and when required, he arranges for laborers at fair wages. उनको wages देकर उनको बुला सकते हैं. This often happens with workers for construction industries में possible है ये, mining industries में है, tea plantation industry में है, ठीक है. In this method there is the possibility of workers being exploited. उनका कई कबार क्या होता है कि उनको काम करवा के उनसे काम लेके पेमेंट नहीं किया जाता. जनरली अनस्किल्ड लेबर्स आर सप्लाइड बाय दिस मेथड. जो अनस्किल्ड लेबर्स हो, मतलब क्या है, वो हम जैसे कहें वो वैसे काम कर डाले, ठीक है. उनको कोई स्पेशलाइज स्किल्स नॉलेज नहीं होता उनके पास. जैसा प्रोजेक्ट में जिस तरह का हम काम करवाना चाहते हैं उस तरह का काम हम करवा सकते हैं. इसलिए वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन यानी उनसे ज़्यादा काम लेकर उनको पे कम देना, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता. सिक्स्थ पॉइंट है रिक्रूटमेंट एट द गेट. वर्कर्स कैन बी रिक्रूटेड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज बाय प्लेसिंग अ नोटिस. हम नोटिस प्लेस कर देते हैं फैक्ट्री गेट पर कि यहाँ पे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है. दिस मेथड इज़ मोर सूटेबल फॉर डेली वेजेस. तो हम क्या करेंगे, अगर कोई एक दिन काम करना चाहता है तो एक दिन काम करके चला जाएगा, उनको हम पे डेली बेसिस पर दे देंगे. वो कल आए ना आए हमें उससे कोई मतलब नहीं होता. मॉडर्न मेथड. In modern times recruitment can be made by the use of internet, ठीक है. Various agencies registered the biodata of prospective candidates on their websites. Whenever there is a vacancy, these agencies or the business units can use this facility to get the required candidates. For this, all the procedures are done online like application, exams, test, results and appointments. In this method, the candidate can take maximum benefit if he is well versed with computer and internet. Generally, this method is suitable for recruitment of skilled employees. जो modern method मतलब क्या, अभी जो method चलती है सब कुछ ऑनलाइन होता है. There are certain websites who are doing recruitment. For example, naukri.com है, Indeed job search करके है, Resume jobs है, फिर shine.com है. ये सारी वेबसाइट्स जो है वो क्या करती है, जनरली रिक्रूट करने में लगी हुई होती है. हम क्या करते हैं, अपना रिज्यूमे डाल देते हैं इन सारी वेबसाइट्स पर, और जब किसी कंपनी में या किसी जगह ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत होती है तो हमें वहाँ से कॉल आता है. तो सब कुछ इंटरव्यू, एग्ज़ाम्स, एप्लीकेशन, हमारा रिज़ल्ट सब कुछ ऑनलाइन आता है. और ये मेथड जो है वो स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करने के लिए होती है ताकि उनको कंप्यूटर, जिनको कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से आता हो, वो ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. अब हम देखेंगे सिलेक्शन का पॉइंट. हमने देखा पूरा रिक्रूटमेंट का पॉइंट, ठीक है, और कैसे मेथड से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे सिलेक्शन. सिलेक्शन मीन्स टू सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशंस रिसीव्ड.
ठीक है, हम एप्लीकेशंस मंगवाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, फिर उनमें से सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। The selection process varies from organization to organization on the basis of size, type of organization and kind of employees required. There are 3 levels of management in all large enterprises: top, middle and bottom level management. At different levels of management, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड। तो जिस तरह से जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से सिलेक्शन होगा एम्प्लॉयज़ का। तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होगा। द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर नॉन मैनेजरियल स्टाफ इज़ शॉर्ट एंड सिंपल, वाइल द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर टॉप मैनेजरियल पोजीशंस इज़ ऑफ अ स्पेशल नेचर एंड वेल प्लान। क्योंकि ये टॉप लेवल है, वहाँ पे बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति चाहिए, ठीक है, तो इसलिए उसका प्रोसीजर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है और स्पेशल नेचर का है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाता है। जबकि बॉटम लेवल का हो यानी कि नॉन मैनेजर स्टाफ का सिलेक्शन करना हो तो उसका प्रोसीजर शॉर्ट एंड सिंपल है। इट इज़ नेसेसरी टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एज सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। The selection of a suitable, expert, experienced and loyal employee is an invaluable asset for the enterprise. तो सही जगह पर, सही पोजीशन पर सही आदमी को रखना, सही आदमी को अपॉइंट करना, ठीक है, तो वो एक इनवैल्यूएबल असेट साबित हो सकता है। क्योंकि अगर वो सही डिसीजंस लेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा और हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो अब हम देखेंगे प्रोसेस कैसे करते हैं सिलेक्शन का, किस तरह से प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाता है, क्या किया जाता है सिलेक्शन करने के लिए। तो पहला है वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज़ वेलकम्ड बाय द एंटरप्राइज, मतलब वो पहली बार आता है। द रिसेप्शनिस्ट मेक्स द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड इफ़ द कैंडिडेट इज़ फाउंड सूटेबल एलिजिबल ही विल बी सेंट टू द रिक्रूटमेंट ऑफिसर. The recruitment officer collects information about the knowledge, skill, and the working capability of the candidate. The main objective at this stage is to prevent the improper, unsuitable candidate from applying in the initial stage. If the candidate is found suitable in the primary meeting, he will be asked to fill the application form. This saves the time of the recruitment officer and the process also becomes simple. तो जब पहली मर्तबा आता है कैंडिडेट तो पहले वो रिसेप्शनिस्ट से मिलता है। रिसेप्शनिस्ट कुछ इंक्वायरी करती है, बेसिक इंक्वायरी करती है जिस पोस्ट के लिए चाहिए उसके बारे में, वो कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, आप कहाँ से आते हो, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब बारे में जानकर अगर रिसेप्शनिस्ट को ऐसा लगता है कि ये कैंडिडेट जो है वो सूटेबल है जो पोस्ट चाहिए तो वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर को भेजती है, ठीक है। तो पहले क्या करेगी, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएगी रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर को भेजती है। तो रिक्रूटमेंट ऑफिसर का इतना टाइम बच जाता है, फिर आगे का प्रोसीजर जो होगा वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। The recruitment officer gets information about the educational qualifications, experience, knowledge and skill of the candidate. The candidate along with application sends different documents of his qualification like mark sheets, experience certificates, etc. Filled in applications which are found incomplete or wrong are rejected after screening. तो रिक्रूटमेंट ऑफिसर से मिलने के बाद उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, आपको किस फील्ड में कितना नॉलेज है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने पहले भरा था, रिसेप्शनिस्ट ने जो भरवाया था उसका स्क्रीनिंग होगा, मतलब उसका चेकिंग होगा प्रॉपर। उसमें से जो अगर कोई इनकम्प्लीट होगा या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे और बाकी सब एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टेकिंग नेसेसरी टेस्ट, फिर टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म मिले होंगे हमें, तो उसमें से शॉर्टलिस्ट करना होगा, तो हमें आगे बढ़ना होगा, नेसेसरी टेस्ट कंडक्ट करने होंगे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड. Every enterprise conduct tests in its own way. Various tests are conducted to know their mental ability, skill, aptitude and efficiency, etc.
तो कई तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी, उनके क्या स्किल्स हैं, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, उनकी एफिशिएंसी जानी जाती है। तो पहले वाला टेस्ट है जिसको बोलेंगे हम IQ टेस्ट। IQ टेस्ट इज़ मीन टू इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट, ठीक है। IQ टेस्ट इज़ मीन टू असेस द कॉमन सेंस, मेमोरी, स्मार्टनेस, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ को जानने के लिए IQ टेस्ट लिया जाता है। दूसरा वाला जो टेस्ट है दैट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ मीन टू नो वेदर द कैंडिडेट हैज़ इंटरेस्ट फॉर द स्पेसिफिक वर्क और नॉट फॉर विच ही इज़ सिलेक्टेड। तो इंटरेस्ट जानने के लिए ये वाला टेस्ट लिया जाता है। तीसरा वाला है दैट इज़ ट्रेड टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ मीन टू डिसाइड वेदर द कैंडिडेट हैज़ द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट। वो जॉब जो हम देने वाले हैं वो परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। साइकोलॉजिकल टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ मीन टू नो अबाउट द नेचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड हैबिट्स ऑफ द कैंडिडेट। तो ये सब चीज़ को जानने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। तो अगर हम ये टेस्ट में पास हो गए सारे टेस्ट में तो हमारा पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। तो कैंडिडेट्स हु सक्सीड इन द अबाउट टेस्ट आर कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। A committee is formed for the selection of candidates. In this way, assessment can be made without any bias, without any confusion. The interview committee consists of representatives of the management, the departmental head, the personnel manager and experts from various fields. तो ये सारे सब लोग एक कमेटी में होते हैं जिसको बोलेंगे हम इंटरव्यू कमेटी, और जो आदमी को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है उनका ये इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है। प्रॉपर केयर इज टेकन सो दैट देयर इज़ नो डेविएशन फ्रॉम द टॉपिक, ठीक है। एट दिस स्टेज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द जॉब कैन बी मेड क्लियर, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चनिंग होता है, फिर उनको बताया जाता है, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपको इस तरह से काम करना रहेगा, आपकी ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। फिर आएगा चेकिंग रेफरेंसेस। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी चेक्ड बाय रिफरिंग टू हिज पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स to get an idea of the correct situation. To get the right opinion about an employee, the information collected should be free from any bias. The opinion of the references given by the candidates helps in taking right decisions, ठीक है। तो रेफरेंसेस के हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि ये एम्प्लॉय का नेचर कैसा है, ये किस तरह से काम करता है, ये स्मार्ट है या फिर इनको किस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टरी है, हम उनसे काम कैसे ले सकते हैं। तो रेफरेंसेस का मतलब क्या कि हम जो थर्ड पार्टी ओपिनियंस देते हैं ना, जिसको सपोर्ट करते हैं, हमारा रिज्यूम में जिसका सपोर्ट होता है क्योंकि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ठीक तरह से काम कर पाएगा, तो रेफरेंसेस भी चेक किए जाते हैं। फिर होता है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। इफ़ द मेथड्स गैदर्ड फ्रॉम पर्सनल इंटरव्यू एंड द पास्ट रेफरेंसेस आर पॉजिटिव देन द सिलेक्शन कमिटी विल मेक अ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। This list usually includes more number of candidates than required, ठीक है। इसमें बहुत सारा के कैंडिडेट्स हैं जो पर्सनल इंटरव्यू में पास हो गए हैं, जिनका रेफरेंसेस भी अच्छा है, वो सेलेक्ट किया जाता है और उनका लिस्ट बनाया जाता है जो कि ज़्यादा होगा। फिज़िकल मेडिकल एग्जामिनेशन किया होगा क्योंकि वो फिज़िकली फ़िट है या नहीं, वो जानने के लिए वो हेल्दी है या नहीं हमारे कंपनी में काम करने के लिए। आफ्टर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स दे आर सेंट टू अ स्पेसिफाइड हॉस्पिटल or doctor for medical examination. The main objective of this examination is to know whether the candidate is suffering from any serious illness or any other physical problem. Rest of the employees are kept in waiting list. In future, whenever any candidate is required, selection can be done from this waiting list according to their end ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो जिन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जाता है आफ्टर दी रेफरेंसेस चेक एंड आफ्टर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन में भेजा जाता है। अभी तो क्या हो गया है, कंपनी में ही हेल्थ सेंटर होता है, वहाँ पे ही उनका मेडिकल टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट में बाकी जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको रखा जाता है, फ्यूचर में कभी कभार ज़रूरत पड़ती है तो उनको बुलाया जाता है। और फिज़िकल एग्जामिनेशन ये जानने के लिए किया जाता है कि उनको कोई इलनेस है या नहीं, वो फिज़िकली फ़िट है या नहीं, उनको कोई पुरानी बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो
जनरली केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी केमिकल की वजह से एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कंपनी पर नाम आता है। तो उन पर्टिकुलर कंपनीज़ में तो पहले से ही मेडिकल टेस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और वहाँ पे किया जाता है। मैं काम कर चुकी हूँ मेडिकल केमिकल फैक्ट्री में, इसलिए मुझे ज़्यादा पता है कि हमारे बहुत कई तरह के टेस्ट किया जाता है, फिर जाना जाता है कि आपका सब कुछ प्रॉपर है या नहीं, ओवरऑल बॉडी का चेकअप होता है, सब कुछ होता है। और अगर आपको किसी भी केमिकल से कोई रिएक्शन होता है या फिर कोई एलर्जी है तो आपको वो जॉब नहीं दी जाती, ठीक है। अगर कल उठ के कंपनी की वजह से आपको कुछ दिक्कत हो गई तो कंपनी पर पूरा बोझ जाएगा, ठीक है, कंपनी की लायबिलिटी हो जाएगी। इसलिए पहले से ही जाना जाता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। फिर अगर आप सिलेक्ट हो गए, सब कुछ आपका प्रॉपर हो गया, फिर आपको दिया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि आपको इस तारीख से हमारी कंपनी में ज्वाइन करना है। आप इसके अंडर रिपोर्टिंग करोगे, आप ये तरह का काम करोगे, वो सब उसमें लिखा जाता है। आपका पे इतना होगा, ठीक है। आफ्टर मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट लेटर इज़ गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट। इन दिस लेटर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ वर्क, वर्क प्लेस डेजिग्नेशन, rights and the policies of the organization environment, rights and responsibilities, remuneration and other financial and non-financial details are given, ठीक है। तो अब किया जाएगा इंडक्शन, यानी कि अगर आप कंपनी में नए हो तो आपको हर एक डिपार्टमेंट दिखाया जाएगा। सपोज़ आपके कंपनी में बहुत सारे प्लांट्स है, प्लांट्स मतलब क्या, जहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं, तो आपको दिखाया जाएगा कि कौन से प्लांट में किस तरह का प्रोडक्शन होता है। इंडक्शन मतलब इनिशियल ट्रेनिंग जो दी जाती है, ये लगभग 15 दिन या फिर महीने का होता है, फिर ही आप अपनी पोजीशन पे काम कर पाओगे। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जानते ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का काम होता है, किस डिपार्टमेंट का कौन सा हेड है, कौन किस तरह का काम करता है, आपको ओवरऑल सब कुछ समझाया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ योर इंडक्शन। तो उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को जानने के लिए इंडक्शन किया जाता है, इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड बाद में उसका अलॉटमेंट ऑफ वर्क यानी कि वर्क सौंपा जाता है। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, आफ्टर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर एंड बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एम्प्लॉयज़ आर गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, सुपीरियर्स, कलीग्स एंड सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। आफ्टर ड्यूटीज़ आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सिलेक्शन का प्रोसेस। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मतलब सिखाना, सब कुछ गाइडेंस देना। हाउएवर एफिशिएंट द रिक्रूटेड पर्सनल माइट बी, विदाउट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्पॉसिबल। Training is the process of imparting theoretical and practical knowledge with the objective of acquiring proficiency in work. Training is not temporary but a continuous process. To increase knowledge, ability and proficiency of employees, the organization arranges the training program. So different type of training programs are arranged in order to provide requisite training to the employees, ठीक है। कितना भी काबिल हो एम्प्लॉय पर, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में वो नया है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम ठीक तरह से कर पाए। अभी हम देखेंगे कंसेप्ट्स। जनरल टर्म्स में ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विथ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज़। उनको थियोरेटिकल देना मतलब कोई बुक या फिर कोई पैम्पलेट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल भी हम दिखा सकते हैं। एज स्टेटेड बाय एन एक्सपर्ट, ट्रेनिंग मीन्स गिविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो टू इंक्रीज एफिशिएंसी, स्किल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड टेक्निकल स्किल ऑफ द एम्प्लॉय, ताकि ये सारी स्किल्स जो है वो हम बढ़ा सकें, अप टू डेट गाइडेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। इन शॉर्ट, ट्रेनिंग मीन्स इम्पार्टिंग यानी देना नॉलेज एंड एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग एफिशिएंसी इन द बिजनेस, एफिशिएंसी गेन कर पाए।